फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हम सब निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे सुन रहे हैं, जिसका एक पार्ट हम सुन चुके हैं। अब आगे सुनते हैं। दूसरे दिन लतिका ने जैसे ही खिड़की खोली, खिड़की के पास एक धुंध का गुब्बारा अंदर आ गया, जैसे तो वो इंतजार कर रहा था अंदर आने का। लतिका ने खिड़की से अपनी आंखें हटाई और फिर अपनी आलस में आ गई। वह सुबह से कई बार जागकर सो चुकी थी। करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए आता है और कहता है, मैन साहब चाय। लतिका कहती है, आज तो बड़ी सर्दी है। मैंसा अभी से कहाँ सर्दी है, सर्दी तो बड़े दिनों की, देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। करीमुद्दीन कहता है और कहते हुए अपने दोनों हाथों को अपने बगलों में लगाकर ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे उसे ठंड का अनुभव हो रहा हो, और कहता है, मैम साहब, बुहाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो जाती हैं। इस बरस तो मैम साहब अभी इतनी ठंड नहीं आई है। लतिका पूछती है, ये किन दिनों की बात कर रहे हो तुम? वो कहता है, जोड़ हिसाब करके तो पता नहीं मैम साहब, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब अंग्रेज बहादुर यहीं थे। लतिका के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वे करीमुद्दीन के मुंह से ये बात अक्सर सुना करती थी। करीमुद्दीन कहता है, मैम साहब छुट्टियों में तो आप इस साल यहीं रहेंगी ना? लतिका कहती है, दिखता तो यही है, मैं तुमको यहीं परेशान करूंगी। करीमुद्दीन कहता है, नहीं नहीं मैम साहब, आपके रहने से मैं परेशान नहीं होता, बल्कि मेरा मन लग जाता है। नहीं तो यहाँ तो कुत्ते ही लौटते। लतिका कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मिस्त्री से कह देना कमरे की छत की मरम्मत कर दे, क्योंकि जब बर्फ का पानी दरारों से टपकता है तो पूरी रात भर नींद नहीं आ पाती है। करीमुद्दीन अपनी चाय की ट्रे ले जाता है और बताता हुआ जाता है कि हुबर्ट साहब तो शायद कल लड़कियों के साथ ही चले जाएं, क्योंकि उनको रात में देर रात को उन्हें तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने मुझे बुलाया था। शायद उनकी छाती में तकलीफ थी। करीमुद्दीन ऐसा कहकर चला जाता है। लतिका को इच्छा होती है कि वह मिस्टर हुबर्ट का हालचाल पूछने जाए, पर पता नहीं कैसी अनमनी सी होकर वहीं बैठ जाती हैं और कुछ नहीं सूझता है और अपने बालों को सुलझाने लगती हैं। फिर सोचती हैं, मिस वुड का खाली कमरा भी कितना गर्म रहता है, और तो और उसके गदीले सोफों पर तो लेटते ही आंखें लग जाती हैं। मिस वुड छुट्टियों में चली जाती हैं और उस पर अपना ताला ठोक जाती हैं। यूं भी नहीं कि कमरा 2 महीने के लिए मेरे हवाले कर जाएं। पहले तो मुझे अकेले डर लगता था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। पहले डर के मारे मैं करीमुद्दीन को बुला लिया। लतिका सोच रही है कि मैं करीमुद्दीन को बात करने के बहाने बुला लिया करती थी, या फिर डॉक्टर को बुला लिया करती थी, और फिर अपने डर के जब मैं बातों में खो जाती थी और सोने को हो जाती थी, तो करीमुद्दीन कैसे लाइट बंद करके चुपचाप चला जाता था। लतिका बालों को सुलझा रही थी, तभी अपने बालों का छोटा सा टुकड़ा जो उलझे हुए बालों का होता है उसे फेंकने के लिए बाहर गई, तो उसने देखा कि बारिश एक मोटे झुंड के रूप में पहाड़ियों के नीचे से कैसे आती है और उसमें झुंड में कभी छुप जाती है। उसे तभी याद आता है उसे बहुत से काम करने हैं, जैसे बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं, हॉस्टल में लड़कियां जो अपना पीछे सामान छोड़ जाती हैं उसे गोदाम में रखवाना है,
और छोटी क्लास की लड़कियों की तो पैकिंग भी करवानी है। वे इन कामों से उबती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये सब काम अपने आप निपटते जाते हैं। पर किचकिच भी रहती है, परेशानी भी रहती है, और इन सब के बावजूद उसका मन भटका भटका सा रहता है। और कोई सहज भाव से उसे ये पूछ बैठता है कि मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं? तब वो क्या कहे, इस सोच में वो बैठ जाती है। और तभी डिंग डोंग डिंग चैपल के घंटे की आवाज आती है और वह तुरंत झट से नहाने के लिए चली जाती है। वह आती है तो वहां पर ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश लड़कियों की तरफ जा रहा था। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी थी और प्रेयर बुक उठा ली थी। हॉल के कोने में हंसी फूट रही थी, जिससे मिस वुड का चेहरा तन गया था। और मुखर्जी ने उकताहट के साथ जमवाई ली थी और कहा लतिका से, ये किस्सा कब खत्म होगा? फादर एलमंड की विचित्र वेशभूषा देखकर लतिका सोचती है कि इनकी कैसी अजीब सी वेशभूषा है, जो थोड़ी सी सफेद चोंगे में कुछ नीचे कुछ पहनते नहीं है। अगर धोखे से ऊपर उठ जाए तो क्या हो सोचते सोचते मुस्कुराने लगती है। हिम नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की डेस्क में रखी हुई हिम बुक खोल ली और पन्ने के उलटने खड़कने की आवाज आती है। पियानो को मिस्टर हुबर्ट बजाते हैं क्योंकि वे संगीत शिक्षक होते हैं। कोयल में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध स्वरों में बिन जाते हैं। बड़ा झक्की आदमी है। मैंने सुबह हुबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, ये डॉक्टर बोलते हैं। तभी लतिका को याद आता है कि करीमुद्दीन ने उसे बताया था कि मिस्टर हुबर्ट की तबीयत खराब हो गई थी। वो उन्हें देखना चाहती है, परंतु उनका सिर ही दिखाई देता है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा में आता हुआ सुनाई दे पड़ता है। एक क्षण के लिए उसे भ्रम होता है कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों में सिमटता हुआ उसके पास आ रहा है। तभी वो एक पगली सी छोटी सी स्मृति में पता नहीं कहाँ खो जाती है और उसे वही परिचित पद चापू की आवाज सुनाई देती है, खड़ खड़। वहीं पर एक ग्रीस एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स वोवर ये नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगता। तुम आर्मी में किसने चुन लिए? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। ये सब वह कहती नहीं थी, सिर्फ सोचती रहती थी। सोचा था कभी कहूंगी, पर कभी कह ही नहीं पाई। ब्रुस का लाल फूल लाए हो ना? झूठे। खाकी कमीज की जिस जेब में बैच चिपके थे, उसी में मुसा हुआ ब्रुस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है? उसके बालों में गिरिस का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर क्लिप के नीचे फंसा कर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरिस ने अपने मिलिट्री का हैट थप से उसके सर पे रख दिया। वह मद्रमुख सी उसे देखती रही। उसके सिर पर गिरिस का हैट है और माथे पर छोटी सी बिंदी, बिंदी पर उड़ते हुए बाल। गिरिस ने उस बिंदी को अपने होठ से छुआ और उसके सिर को अपने दोनों हाथों से समेट लिया। लतिका, बोलो नहीं। गिरिस ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसका यह नाम गिरिस ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो। गिरिस का कैसा स्वर था। ना मैं कुछ कह पाई, ना सुन पाई।
लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। हुबर्ट तभी उसकी तरफ देख रहे थे। लतिका अपने स्वप्न से बाहर निकली और वह भी उसकी तरफ देखने लगी। मिस वुड कुर्सी पर बैठी हुई थी और डॉक्टर अपने होठों से फुसफुसा रहे थे कि वे मिस वुड आंखें मूंदे हुए बैठी बैठी ही सो जाती हैं। फादर एलमंड कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर मंद पड़ने लगा। हुबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। तब सब लड़कियों को दोपहर के लंच हॉस्टल किचन में ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का कोई भरोसा नहीं था। लतिका ने चैबल से बाहर आते हुए देखा कि वीपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप से चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही हैं। मिस वुड लड़कियों का गुलगपाड़ा बहुत अखर रहा था। वह उन्हें डांटना चाहती थी, लेकिन फादर एलमंड की वजह से झल्लाई और दबी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली, कल सब चली जाएंगी और सारा हॉस्टल वीरान हो जाएगा। पिछले 2-3 साल से मिस लतिका ही यहाँ रहती हैं। और डॉक्टर मुखर्जी, फादर ने कहा। मिस वुड ने बताया कि फादर तो सर्दी गर्मी सब यहीं रहते हैं। मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं। मिस वुड हंसने लगी। फिर फादर हेलमेंड मिस वुड की हंसी पर ध्यान नहीं दिया। मिस वुड को पता नहीं क्या सोचती हैं लतिका के बारे में, लेकिन एलमंड को ये अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले हॉस्टल में रहती हैं। फादर, आप कैसी बातें करते हो? मिस लतिका बच्चे थोड़ी ना हैं। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल से ऐसी दुनिया-नुसी बातें को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हतप्रस्त से हो गए। उन्होंने बोला, मिस वुड, मेरा मतलब ये नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका, और मिलिट्री अफसर से लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन चुका था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं है। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों का क्रॉस किया। फादर एलमंड मिस वुड की इस बातों से बहुत दुख हुआ। उन्हें मिस डॉक्टर मुखर्जी अच्छे नहीं लगते थे और इसलिए वह मिस वुड की आंखों में डॉक्टर को नीचे दिखाना चाहते थे। लेकिन मिस वुड तो लतिका का रोना ही लेकर बैठ गई। तभी हुबर्ट बाहर आते हैं। हुबर्ट संगीत की आंखें, जैसे उनकी आंखें चकाचौंध सी हो गई हो। पियानो के संगीत सुर रुई के धीमी रेसों से अब तक उनकी थकी मांदी नसों में फड़फड़ा रहे थे। वो बहुत थके लग रहे थे और पूछा, डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी होती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो हंसकर टाल देंगे। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से वह डॉक्टर साहब मुझे कुछ बातें बताने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। हुबर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉक, सफेद पेटियां चमक रही हैं। हेलो मिस्टर हुबर्ट। हुबर्ट ने चौंक कर देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर लिए खड़ी है। वो बोल रही है कि आप यहीं हैं ना? हुबर्ट लतिका से बोलता है, हाँ, अभी तो यहीं हूँ। उन लड़कियों के नाम नोट करने हैं जो कल जा रही हैं, सो मैं पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हुबर्ट। चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरते हैं। हवा भी तेज हो गई।
लतिका तनिक आगे निकल गई और हुबर्ट की सांसें चढ़ गई। वो धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे की तरफ आ रहा था। लतिका को याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता है तो वह अक्सर टहलते हुए सिमिट्री तक चली जाती थी। उसे सटी पहाड़ी पर चढ़ के वे बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गालों की बर्फ नीचे कब्र पर गिरा करती थी। वह खड़ी खड़ी बर्फ से छिपी उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर पर गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों पर जाकर गुम हो जाती है। तभी उसे याद आता है, मिस्टर हुबर्ट, कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मिस्टर हुबर्ट को लगता है कि मैं तो अच्छा खासा लग रहा हूँ, आपको कैसे पता चला? लतिका बताती हैं, करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में बता दिया था। मिस्टर हुबर्ट कुछ अजीब से मतलब कुछ संकुचाए से हो गए। तो लतिका कहती हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे मौसम में तो अच्छे बिच्छे आदमी भी बीमार हो जाते हैं। तो मिस्टर हुबर्ट सोचते हैं, मिस लतिका मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं चिंतित हूँ कि उन्होंने मुझे 6 महीने अकेले आराम करने को क्यों कहा है। अच्छा मिस्टर हुबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका ने ये पूछा। उसने कहा, पहले मैं भी जब छोटी थी अपनी मौसी का ब्याह में वहाँ गई थी। मुझे तो याद भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा याद है कि कुतुब मीनार की तरफ चढ़े थे और लौटते वक्त माँ ने मुझे डांटा था। हुबर्ट कहते हैं, इन छुट्टियों में आपका यहाँ मन कैसे लग जाता है लतिका जी? अब मुझे अच्छा लगता है, लतिका कहती है। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगता था, पर मैं अब इसकी आदी हो गई हूँ। क्रिसमस की एक रात पहले क्लब में डिनर होता है, लॉटरी डाली जाती है और देर रात तक नाच गाना होता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट में परेड ग्राउंड में कार्निवल किया जाता है, बर्फ पे स्केटिंग होती है, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे मिलिट्री बैंड बजता है, फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा होता है मिस्टर हुबर्ट। और नए नए अंग्रेज टूरिस्ट यहाँ आते हैं जिनसे मेरी दोस्ती हो जाती है और छुट्टियाँ कब बीत जाती हैं मुझे पता ही नहीं चलता और आप सब लोग यहाँ आ जाते हैं। तभी लतिका को लगा जैसे वह पागल सी अनगल प्रलाप कर रही है और हुबर्ट उसे बहकी हुई नज़रों से देख रहे हैं। वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तो ऐसे ही बोल पड़ती हूँ। और कुंठित स्वर से वो बोलती है। तभी मिस्टर हुबर्ट वह पत्र जिसके लिए मिस्टर हुबर्ट कहता है, एक पत्र जिसके लिए मैं लज्जित हूँ उसे आप वापस लौटा दे। समझ ले कि मैंने उसे आपको कभी लिखा ही नहीं था। लतिका को कुछ समझ नहीं आता, वो दिग्भ्रमी सी खड़ी रहती है। हुबर्ट धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रखता है। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा नहीं करता मिस्टर हुबर्ट। किंतु लतिका तो आगे कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था और वो दोनों चुपचाप कुछ देर तक कॉन्वेंट स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे और सोच रहे थे। इससे आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।